थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, हुसैन नकी साहब से आपका किस तरह से इंटरेक्शन हुआ? क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। हुसैन नकी तो उस्तादुल असातिज़ा हैं और हम उन्हें इमाम हुसैन कहते हैं। वाह। और मेरा उनसे टाकरा यूँ हुआ कि मैं ये जो प्रोफेसर सुप्रीम और प्रोफेसर मंजूर साहब ने एक कॉलेज खोला था, शाह हुसैन कॉलेज लाहौर में, उसमें पढ़ाना शुरू किया था। तो एक दिन मैं सुप्रीम साहब के पास बैठा हुआ था तो वहाँ एक शख्स आया और उसने सुप्रीम साहब से बहस मुबाहिसा शुरू किया कि वो उनके लिए लिखें। एक नया अखबार कराची से निकला था, द सन। जी सर। तो उसके वो पंजाब के हेड थे, पंजाब ऑफिस के। तो सुप्रीम साहब लिखने लिखाने का कोई ख़ास शौक नहीं रखते थे, वो बोलते थे और खूब बोलते थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या लिखूं, ये लड़का जो बैठा है उसे लिखवा लो, इसको कुछ शौक है लिखने। तो हुसैन नकी ने मेरी तरफ एक निगाह डाली और कुछ नहीं बोले। सुप्रीम साहब ने तो कोई उन्हें पकड़ाई नहीं दी, लेकिन जाते हुए हुसैन नकी साहब मुझे कह गए कि अच्छा तुम कुछ भेजना लिख के लड़के। सही है। यही उनका स्टाइल था। तो मैंने जाके उनको कुछ भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके हेड ऑफिस में कराची में उनके एडिटर ने उन्हें कहा, शमीम अहमद शायद उनका नाम था, जी 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 सर, कि उनको एक इकोनॉमिक्स एडिटर की ज़रूरत है। तो मुझे कराची भेजा गया। पहली दफ़ा मैं जहाज़ में बैठा तो वहाँ जाके उनसे बात हुई। तो अब देखें मेरे एम्बिशंस क्या होते थे। उन्होंने जो तनख्वाह मुझे ऑफ़र की वो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह दे, जो वो नहीं दे पाए। बहरहाल जिस होटल में मैं ठहरा, होटल जबीस एक होता था कराची में, तो वहाँ मुझे कुछ और दोस्त भी मिलने आए और मैं उन सबको मिला। पहली दफ़ा था, दोस्त वो हुसैन नकी के थे। तो हुसैन नकी ने शायद उन्हें बताया था कि इससे भी आप लोग भी लिखो। तो जो 3 लोग मेरे पास आए, हमने इकट्ठे खाना खाया। वो बड़े बड़े नाम जर्नलिज्म के। एक थे मेजर इब्नुल हसन, जिन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट को ज़रा नया रंग उन दिनों देने की कोशिश की। और उनके साथ थे हमारे बहुत मोहतरम और खलील ज़ुबैरी, जिनका अपने तौर पे एक बहुत बड़ा नाम। जी, हमारे द न्यूज़ में भी बड़े वो रहे हैं, एडिटोरियल भी वो लिखते रहे हैं और इकॉनमी के पेजेस को भी देखते रहे। और चलते चलते मैं एक और बात बता दूँ, इकोनॉमिक जर्नलिज्म की हिस्ट्री मुझे मालूम है। एक और साहब मुझे कराची में मिले जो एक मैगज़ीन निकालते थे, शायद उसका नाम इकोनॉमिक रिव्यू था और उनका नाम था जावेद बुखारी। जी जी जी। उनसे भी मेरा उन्हीं दिनों रब्ता हुआ। सर जो थोड़ा सा अब इकॉनमी के बारे में बात करते हैं सर, एक तो ये आ गई इकॉनमी ट्रांसपेरेंसी पे सर, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है सर, क्योंकि इनके दावे ये थे कि हम बड़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन अभी की रिपोर्ट है उसमें तो हालत मजीद बिगड़ गई है। तो इसके बारे में और मजीद मैचेस जो है डिटेरियोरेट हुआ है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है कि मेरा तो एक व्यू है कि करप्शन एक इशू है, वर्ल्ड वाइड इशू है, अच्छे भले मुल्कों में होती है, लेकिन करप्शन को मेन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना ये ना कभी कहीं हुआ ना ही हो सकता है, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना कोई आसान नहीं है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सबसे बड़ा मुश्किल मसला है। तो इसलिए हम जो दावे करते हैं, आप जो देखें ना, 200 बिलियन डॉलर लाने का, वापस आने का दावा तो इसाकदार
شفقت نے کر دیا، جی سر، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، دعویٰ کرنے میں کیا ہے، ٹھیک ہے سر، انہیں معلوم نہیں تھا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ابھی سیکھنے کی اسٹیج میں ہے، میں انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ایک بائبل کی سیئنگ ہے، دا وے ٹو ہیل از پیوڈ بائی گڈ انٹینشن، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ گڈ انٹینشن کافی نہیں ہے۔ مجھے اپنے اتنا لمبا میرا سرکاری کیریئر ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دفتر میں جو شخص سب سے زیادہ شور مچاتا ہے کہ میں بہت ایماندار، وہ سب سے انکمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ تو کمپیٹنسی اور چیز ہے، کرپشن اگر اس میں پکڑ سکتے ہیں تو ضرور پکڑیں، لیکن یہ نہ کرے کہ کرپشن جو ہے وہ کمپیٹنسی کو ختم کر دے، لوگوں کی ڈیزائر ٹو ورک کو ختم کر دے، لوگوں کے دلوں میں فیئر بٹھا دے۔ فیئر سے کرپٹ لوگ تو شاید کیا ڈریں گے، کیونکہ وہ تو انویسٹمنٹ ہی ایسے کرتے ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو پھر چھوٹ بھی جائیں، اس میں باقی لوگ بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے تو سر، نظام جو ہے اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف ایک تو خیر ایک بات کہنی چاہیے کہ کرپشن کے حساب سے اٹ از ٹو سون ٹو جج دس کنٹری، لیکن کچھ شروع ہوا ہے، لیکن اس کے اثرات تو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، آپ کے سامنے یا ایک مقدمے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ تو بعد میں جب ان سالوں کا ڈیٹا وہ لیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اور یہ پرسپشن کا انڈیکس ہے، ایک لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، بالکل، تو جو بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں یہ ڈیٹا اس زمانے کا ہے، اور اس میں کچھ اس زمانے کا بھی ڈیٹا ہے پہلی حکومتوں کا، کچھ اس زمانے کا بھی ہے، لیکن جو ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے وہ ان کا جو ڈیٹا اس میں ہوئی ہے، اس میں نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر ویسے ایک اور بھی آپ سے دیکھیں، کووڈ کے بعد رات کو بھی فائنانس منسٹر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی نے کک سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے سر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 2.1% ٹارگیٹ ہے جی ڈی پی گروتھ کا، تو یہ 2.1% اگر اچیو بھی کر لیں تو پاکستان میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی؟ تو یہ کس بنیاد پہ جو ہے یہ تالیاں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے؟ اگر آپ بہت خوفناک طریقے سے گر جائیں تو اٹھتے ہوئے کچھ دیر تو لگے گی، بالکل، اور آپ کا اٹھا ہوا ہر قدم آپ کے گرنے کے مقابلے میں بہت بڑا قدم لگے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اکانومی کا بہتر ہونا یہ ہے کہ بہت برے حالات سے جب بھی آپ نکلیں گے تو وہ پرسنٹیج ٹرمز میں بہت زیادہ ہوئے گا، لیکن اگر آپ ان کے ایبسولوٹ نمبرز کمپیئر کریں گے پاس سے تو وہ ان سے کم ہوں گے، بالکل صحیح، تو اب نیگیٹو سے پازیٹیو آئیں گے تو گروتھ تو کافی ہوگی۔ باقی کہاں گروتھ ہو رہی ہے؟ ٹیکسٹائل کی سٹوری بڑی سمپل ہے، ٹیکسٹائل کو آپ جب بھی پیمپر کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے تو وہ تھوڑا سا رزلٹ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، بلکہ آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی گیس کا ایشو آیا جی، تو انہوں نے اب اپنا انسینٹیو وہ لے چکے ہیں، ٹیکس بچا چکے ہیں، اب ان کی لابی جو ہے ان کو سبق سکھائے، بالکل صحیح، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے غریب ملکوں کا بارے میں یہ کہنا کہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہو گیا ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ غریب ملکوں کو تو پیسہ آنا چاہیے، ہاں لگاتے کیسے ہیں کہاں ہیں وہ ایک مسئلہ ہے۔
सरप्लस का मतलब ये भी है कि आपने अनयूटिलाइज रिसोर्सेज रखे हुए। बिल्कुल ये एक बिल्कुल जिस मुल्क को आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ, उसके पास अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हों, ये भी एक समझ में ना आने वाली बात है। सर ये बताएं कि अगर 2.1% ग्रोथ हासिल कर लेते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट पे या पॉवर्टी पे इसके क्या असर होता है? पहली बात तो ये है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ से अभी भी कम होगा, यस, तो पर कैपिटा टर्म्स में तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि ठीक है जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कुछ रिवाइव कर रही है वो कुछ लोगों को जॉब भी देगी, लेकिन इससे एक ऐसे मुल्क में जहाँ पहले ही बेरोजगारी बहुत, कोई इतना फर्क इससे नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी के लिए आपको कुछ टारगेटेड प्रोग्राम ही करने पड़ेंगे। रह गई पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का जो इशू है वो अब हमें, मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि ना हमें पता है कि कितने गरीब लोग हैं, ना कोई किसी के गरीब कौन होता है उसके ऊपर इत्तफाक है। आधी से ज़्यादा मईशत जो है वो इनफॉर्मल है, लोग किसी न किसी तरह गुजारा करते हैं। आपने जो फॉर्मलाइज करने का तरीका इख्तियार किया है वो भी अजीब सा है कि आप फॉर्मलाइज ऐसे कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, कि आप गरीब लोगों के काम तो ख़त्म कर रहे हैं। आप छाबड़ियाँ उठाते हैं, आप रेडियों को ठुड्डे लगाते हैं, आप छोटे छोटे दुकानदारों के कारोबार तबाह करते हैं, तो आप कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं क्रिएट कर रहे। बिल्कुल सही कि जो कुछ हो रहा है उसको खामखा तबाह कर रहे हैं। अगर आप वाकई करप्शन के बारे में सीरियस है कि उन चीज़ों को ना छेड़ें, लेकिन जिन्होंने जो फैसले किए उनको आप कुछ करें, लेकिन आप ये बुलडोज़र लेके जो चढ़ दौड़ते हैं। और एक हमारी अदालतों को इतना शौक हो गया इकनॉमिक पॉलिसी बनाने का, तो उनमें से किसी को मेरी जगह चीफ जस्टिस बनने का शौक क्यों रखते हैं? मेरी जगह चीफ इकॉनमिस्ट बना देंगे ताकि ये वो काम सही तरीके से करें। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसमें बड़े आपसे बेहतर कोई भी इस पर जवाब नहीं दे सकता। जब से आप चीफ इकॉनमिस्ट की सीट से हटे, एक तो कोई भी नामवर आदमी चीफ इकॉनमिस्ट की सीट पर नहीं आया, और अगर कोई लाया भी गया है तो साल 2 साल से ज़्यादा वो चल नहीं सका, और प्लानिंग कमीशन का रोल भी वीक हुआ है। वजह क्या है सर? प्लानिंग कमीशन का रोल तो ओवर टाइम का ही तौर पे वीक होना ही था। पहले तो भुट्टो साहब ने इसको तकरीबन यही समझा कि अमेरिकन एजेंट्स यहाँ बैठे हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक ने भी कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया, और 1980s में IMF आ गया था, उनको तो कोई शौक ही नहीं है प्लानिंग का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टेक ओवर कर लिया, साल ब साल रहना शुरू हो गए, लॉन्ग टर्म विजन खत्म हो गया, रह गया चीफ इकॉनमिस्ट। प्लानिंग कमीशन के अंदर भी चीफ इकॉनमिस्ट की हैसियत भी कम हुई है। चीफ इकॉनमिस्ट का महबूबुल हक के ज़माने से रहता झगड़ा ही था, क्योंकि चीफ इकॉनमिस्ट होता है, वो नज़र आता है, कोई लीडर कुछ बात कर रहा है, कोई आइडियाज़ होते हैं उसके, लेकिन साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक तरह से डोमिनेट होना उससे पसंद नहीं करते, तो उसकी पोजीशन को अंडरमाइन करते रहते हैं। अब प्लानिंग कमीशन में शायद 11 मेंबर्स हैं, जिसमें सिर्फ एक चीफ इकॉनमिस्ट, इसका वैसे ही प्रोफाइल कम है, उसमें अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। ये समझते हैं कि तनख्वाह से आ जाएंगे, जब अच्छे लोग थे तो तनख्वाहें बहुत कम थी। सही है। तो सर एक और आदमी समय एक और भी मसला है कि जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप से हैं और जिनकी प्रमोशन होती है उन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट लगाते नहीं है, बाहर से लेकर आ जाते हैं। ये भी एक तसल है अंदर। खैर उसकी एक वजह ये भी है कि इकोनॉमिस्ट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, तो उसमें भी कॉम्पिटेंसी की कमी तो हो गई है। हमारे ज़माने में ग्रुप से लोग कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते थे,
हालांकि कोई कंडीशन नहीं है PhD वगैरह की ग्रुप में चीफ इकॉनमिस्ट बनने के लिए, लेकिन चीफ इकॉनमिस्ट आम तौर पर PhD होते थे। लेकिन अब उन लोगों से मुकाबला करना जिन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है, बड़ा बड़ा तजर्बा है, तो इकॉनमिस्ट ग्रुप उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसलिए नहीं कर सकता कि कॉन्शियसली उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। उसके लोगों को ये जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत कम हो गई हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आजकल किसी को बाहर भेजा भी जाता है PhD के लिए। मैं गया ना, मैं PhD के लिए सरकारी तौर पर गया, इसी तरह और बहुत से लोग गए। अच्छा सर, एक इकॉनमी के बारे में ये आखिरी सवाल है, इकॉनमी की जो मौजूदा स्ट्रक्चरल इश्यूज है सर, वो क्या वजह है कि ये बूम बस साइकिल से हम निकल नहीं सके? थोड़ा सा ग्रो करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। खराबी कहाँ पे है? खराबी ये है कि हमने सोचा हुआ है कि हम अपना टैक्स निज़ाम ठीक कर सकते हैं। टैक्स निज़ाम ठीक करने में फेल हो गए। हमने एक्सपेंडिचर की तरफ से अब शुरू है, हमने तय करना है कि अब हमने कर्जा नहीं लेना, और कर्जा नहीं लेना तो टैक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स बढ़ाने की स्ट्रेटजी छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर की तरफ भी दें। हमारे एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर तो हमारी पॉलिसियों का नतीजा, इंटरेस्ट का जो हमें पेमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन दूसरे एक्सपेंडिचर्स भी बहुत रिजिड हैं। देखिए ना, जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो मुल्क की कैपेबिलिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, या जिसको पीक टू टेल रेशो कहते हैं। जी सर। तो पीक पर जो आप खर्च करते हैं वो जायज़ है, वो करें, लेकिन बाकी उसमें अलग भी बाहर। तो अगर ये ठीक हो जाए तो शायद हम अपने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को कम करने के रास्ते पर चल सकते हैं। कर्जे की ज़रूरत ख़त्म होनी चाहिए। एक और बात ये देखें ना, 18वीं तरमीम आ गई तो क्यों फेडरल गवर्नमेंट हर चीज़ पर खर्च करती है, क्यों हायर एजुकेशन पर खर्च करती है? हायर एजुकेशन उनका मसला ही है नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन का काम है, वो तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करे। बाकी हेल्थ में खामखा फेडरल गवर्नमेंट घुसी हुई है, तालीम में घुसी हुई है, और बहुत से मामलात में घुसी हुई है, कराची में घुसी हुई है। ये सब कर्जों से होता है, तो ना करें। इस सूबे को कहें कि आप अपने रिसोर्सेज से ये सब काम करें। उन सूबों का क्या है, अगर उनको इन एडिशन टू व्हाट दे हैव मिलता है, वो क्यों ना ले? सही सर। लेकिन सर, एक अभी आप जो बात कर रहे हैं, PSCs की भी लॉसेज है सर। ये तो टैक्स का आपने बिल्कुल ठीक हवाला दिया, उसमें फेल हो गए, लेकिन ये PSCs को भी फिक्स करने में फेल नहीं हो गए, मेरे ख्याल में उसमें भी फेल हो गए। इसलिए कि ये हर वक्त फिक्स करते रहते हैं। ठीक है भैया, आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप छोड़ दें, वट एवर द मार्केट प्राइसेस बेच कर बात खत्म कर दें। नहीं कर सकते तो फिर उनको, उनके वर्कर को बुला के कह दिया आप चला सकते हैं तो चला लें, ठीक है, वर्कर्स कंट्रोल दे दें। ये भी नहीं करते, सूबों को दे दें, सूबे अगर चला सकते हैं, और कुछ तो तरीका निकाले, कोई सोल्यूशन निकाले। बाकी उसमें भी जैसा मैंने पहले कहा, तो उसमें जो जुडिशल एक्टिविज्म ने कबाड़ा किया है, जी सर, वो अपनी जगह पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप पढ़ाते भी हैं, पाकिस्तान में ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, इसको हम क्यों नहीं इंश्योर कर सके? उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या उसकी बुनियादी वजह प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन का इशू है? मसला कहाँ पे है? आप स्टूडेंट से मसला प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये ऐसे ही नहीं
وہ جو ایک امینڈمنٹ کی گئی کانسٹیٹیوشن میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کو کمپلسری 75 سب کے لیے بنا. جی سر. دیکھیں اکانومسٹوں کی ساری اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ہائیسٹ اکنامک ریٹرنس جو ہیں وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن. ٹھیک ہے. لیکن ہم چل پڑے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف. ہمارے بس میں ہو تو ہر تحصیل میں ایک یونیورسٹی بنا دیں. اب وہ یونیورسٹیاں کیا آپ جا کے دیکھ لیں بلڈنگ بنتی ہے یہ تو موٹر ہے. اگر واقعی آپ کو یونیورسٹیاں بنانی ہیں، یہ میں جب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا پلاننگ کمیشن میں اس کے پروجیکٹ وغیرہ آنا شروع ہو گیا تھا، رحمان صاحب وہاں آتے تھے تو میں سیدھا ان سے پوچھتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن شروع ہوتی ہے فیکلٹی سے. آپ پہلے فیکلٹی بنائیں پھر برک اینڈ مارٹر. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا بڑا کیمپس ہے یہ جو نرس کا پورا ایک سیکٹر. بھائی اگر آپ یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو فیکلٹی سے شروع کریں اور دور دور یونیورسٹیاں بنانے کی بجائے دور دور کے لوگوں کو اسکالرشپ دیں. بالکل اچھی یونیورسٹی جیسے ہم باہر پڑھنے جاتے ہیں ویسے پاکستان کے اندر بھی تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ریجنل ڈسپیرٹی بھی بڑی زیادہ ہے. اچھا سر، ایک آخری چیز مجھے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ہے کہ آپ نے شروع میں حوالہ دیا کہ آپ انگریزی اخبار پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے اس کے اندر. تو ایک تو سر کوئی آپ کی طرف سے کوئی ریکمینڈیڈ بکس جیسے کہ جرنلسٹ مجھے بھی اور باقی جو ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے بھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی لینگویج کی اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں، میں اخباروں کے دفتروں میں بہت گھوما ہے. ایک بات ایک سیکوینس بتا دوں جس کے وہاں ایک کنسنسس ہے کہ یہ جو یونیورسٹیوں کے جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھرتی نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف انفارمیشن منسٹری میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے فیلڈ میں وہ کوئی کسی کام کی نہیں. باقی دوسرا سوال آپ کو کیا تھا؟ ریکمینڈیڈ بکس کون کون سی ہیں سر، اور اپنی لینگویج کی اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا اس میں بکس کوئی نہیں ہے، دس از لرننگ بائی ڈوئنگ. اب شروع کریں. کتاب اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتی لکھنے میں، سوچنے میں کتاب کیا مدد کر سکتی. ہاں آپ کلاسکس پڑھیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایک کورس پڑھا ہے ہسٹری آف اکنامک کا. جی سر. لیکن میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، میں نے ان کو پڑھنے سے مجبور کیا. بڑی بڑی کلاسک کتابیں، ایڈم اسمتھ کی کتاب، ٹھیک ہے سر، جو انہوں نے نام سنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا ان سے کبھی ان کی کتاب دیکھی بھی ہے پڑھنا کے بعد وہ کسی نے بھی. تو میں نے ہر ایک کو بڑی کتاب ایلوکیٹ کی. ٹھیک ہے سر. اور ان کو اس کے اوپر لکھنے پہ مجبور کیا. کلاس میں ڈسکشن پریزنٹیشن کرنے پہ مجبور کیا کہ دوسرے کو بھی پتہ چلے اس کتاب میں کیا. تو یہ بڑی کتابیں پڑھنی چاہیے، ٹیکسٹ بک کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. اور ایک اور آپ کا سوال تھا لینگویج کی اسکلس. ہاں لینگویج کی اسکلس دیکھیں، ہم جو لینگویج سیکھتے ہیں اس کا روٹ ہے کہ ہم وہ گرامر کی طرف سے چلتے ہیں. لینگویج ہوتی ہے اسپوکن. ایک دفعہ میں نے فرینچ سیکھنے کی کوشش کی تھی، تو یہ اسلام آباد میں ایک فرینچ کلچر سینٹر ہوتا تھا جو کوئی چیز ہوتی تھی. فرینچ کلچر سینٹر تھا سر. تو وہاں میں گیا، تو وہاں ایک ٹیچر تھی. میں گیا اور اس نے فرینچ میں لیکچر شروع کر دیا. فرینچ میں ہی وہ سب کچھ کر رہی تھی. تو میں نے بات سے پوچھا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا سمجھ آ جائے گی، فرینچ سنو گے نہیں، بولو گے نہیں، مجبور نہیں ہو گے سوچنے کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو زبان نہیں سیکھی. تو لیکن ہم کہتے ہیں وہ سینٹینس، وہ آرٹیکل، وہ گرامر اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. وہ طریقہ غلط ہے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، ویسے جرنلزم میں میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کرنا شروع کریں آپ سیکھ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. سب بڑے جرنلسٹ مجھے بتا دیں کوئی بھی ہم نے جرنلزم
बड़े नाम ठीक है। सीखा ना, आए लिखना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले दिन अखबार में पाकिस्तान टाइम्स का एडिटोरियल लिखा, ख्वाजा आसफ के ख्वाजा खुर्शीद अनवर के भाई थे, बड़े खामोश तबीयत, जर्नलिस्टों ने उनका ज़्यादा नाम भी नहीं सुना, वो एडिटर और सब मानते हैं कि उन जैसा एडिटर कोई सही है। कितने से एडिटर थे। उन्होंने क्या किया, मेरा लिखा हुआ सामने रखा, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया लाल पेन के साथ, और जब मुझे दिया तो उनका आप इसको छुपा दो। मुझे कुछ नहीं बताया, मैं लेके आके इन्होंने किया क्या है, मैं खुद, इन्होंने जो कुछ काटा जी सर। उसके नतीजे में कोई सेंटेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ। वाह, क्या वाह। तो उन्होंने फिजूल चीज़ें काट दी, मेरे जो आइडियाज थे उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा, उनको क्योंकि उनके वो एडिटर थे कि मैं उसके आइडियाज एडिट करने नहीं बैठा हुआ। वाह वाह, मैं लैंग्वेज को मैंने मेरा अखबार क्वालिटी न्यूज़ Precise. उसमें वो कैसे जाए, टू द पॉइंट कैसे हो। इसी तरह अजीज सिद्दीकी मरहूम थे, उनके पास जब मेरा एडिटोरियल गया तो उन्होंने कहा, भाई पहले सोचा करो कि कहना क्या था, कुछ वो नहीं कह रहे, फिर उसके हक में कुछ पॉइंट्स हैं, और फिर बैलेंस के लिए अगेंस्ट पॉइंट्स दो और कंक्लूजन करो, और ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सर अब जर्नलिज्म में मैं आपसे कहूँ कि और आईए रहमान हमारी इंस्पिरेशन थे इकॉनमी की तरफ, क्योंकि आईए रहमान हमेशा से इकॉनमी के ऊपर बड़े ज़बरदस्त ख्यालात रखते थे। लैंड रिफॉर्म हमने उनसे सीखी, हालांकि इकॉनमिस्ट मैं था। बिल्कुल ठीक है सर। अब जो जर्नलिज्म की लॉट सर आ रही है वो मास्टर्स उन्होंने जर्नलिज्म में किया हुआ है मैथ्स काम में, लेकिन एक बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे राइटर्स का एक कोर्स जो कि 3 या 4 वीक्स का था, उसमें मैंने जो जर्नलिज्म सीखी है वो मैं 2 साल की यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सका। क्योंकि वो करते क्या थे सर, वो करते ये थे कि वो रोज़ाना हमसे स्टोरीज करवाते थे प्रैक्टिकली, और एक ग्रुप क्रिएट किए हुए थे जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था मंचुकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से बड़ा फेमिलियर था, उसकी इकॉनमी भी पाकिस्तान से बड़ी फेमिलियर थी। ये बात आपकी ठीक है कि आप बाई डूइंग जो है वो आपको ज़्यादा सीखते हैं। सर आखिर में 1 या 2 सजेशंस के इकॉनमी में अगर 1 या 2 हम बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें तो जिसके नतीजे में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर दें। एक तो मैंने पहले कहा कि एक्सपेंडिचर को देखिए, ठीक है सर। दूसरा मैंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को देखिए, ठीक है सर। तीसरा मैं ये सपोर्ट करता हूँ कि किसी तरह हेल्थ की एक्सेस सब तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है ना, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजीज़, ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज बड़ी हैं, तो ब्लड अर्नर चला जाए तो सारा फैमिली पॉवर्टी में चला जाए। और इसके अलावा ये इनफॉर्मल सेक्टर के पीछे पड़ना छोड़ दें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको किसी तरफ फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात समझ के, देखना ये एक इकानमी है, चल रही है ना बगैर फॉर्मल बैंकिंग के। बैंकिंग हमारी क्या है कि हुकूमत को कर देना और बस घर चले जाना, बस ही मतलब ये है कि हमारी तरक्की में बैंकिंग का क्या है। हाँ, अगर आप भुट्टो साहब का ज़माना देखें, बैंकों को मजबूर किया गया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में पैसे जमा, मजबूर किया गया। ये सारी इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर की, सीमेंट की, उस ज़माने में इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए थे ना इसी मकसद के लिए, हाँ, IDBP NBFC बनाया गया था, IDBP उससे भी पहले। आपको मैं बताऊं कि जो PIDC थी, जी सर,
PIDC ने इंडस्ट्री बना के बेची, ये पब्लिक सेक्टर था। जी जी ठीक है। और एक मिसाल है कि PIDC ने एक इंडस्ट्री बनाई, प्राइवेट सेक्टर को दी, प्राइवेट सेक्टर उसको चलाने में नाकाम हो गया, PIDC ने वापस ली, दोबारा चलाई, फिर प्राइवेट सेक्टर। तो ये मैनेजमेंट के इशू में तो प्राइवेट पब्लिक नहीं है। मकसद यह है कि व्हाट वर्क, किस फील्ड। इसमें जो नया दौर है इसमें आइडियोलॉजी का कोई खास है। आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि इकॉनमी को इम्प्रूव कैसे करें। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, बहुत अच्छी बात। नहीं करता है तो पब्लिक सेक्टर को ज़रूर करना चाहिए। और बाकी मेरा अभी तक ये ख्याल है, अगर कुछ नजरिए की बात है, कि हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और नए एपिसोड तक मैं आपको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।